आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आपको भुगतान शेष को एक बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बनाएंगे। तो आप ज़रा हमारे साथ जुड़िए और एक बार देखते हैं क्या है भुगतान शेष। बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से इस वीडियो को डिज़ाइन कर रहे हैं और उस हिसाब से हम इसको सोचेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि क्या है भुगतान शेष। देखो, जब हम भुगतान शेष की बात करते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि एक देश जो होता है, एक जो देश होता है उसका संबंध किसी और देश के साथ भी होता है। अगर भारत की ही बात कर लीजिए, भारत के द्वारा कई देशों के साथ व्यापार किया जाता है। भारत कई देशों को अपना माल बेचता भी है, जैसे चाय की बात करें, दूध की बात करें, कॉफ़ी की बात करें, मसालों की बात करें, तो भारत में बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। जितनी आवश्यकता है उससे भी कहीं ज़्यादा भारत इन वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब जितना भारत की आवश्यकता है, जितनी ज़रूरत है, अगर उससे भी ज़्यादा भारत बना रहा तो क्या करें। भारत में ज़रूरत है 2000 किलो की, अब प्रोडक्शन वो उत्पादन कर रहा है मान लीजिए 5000 किलो, तो 2000 रख लेगा, बाकी 3000 क्या करेगा, निर्यात करेगा। लेकिन सच्चाई ये भी कि क्या केवल भारत ही ऐसा करता है या हर देश करते हैं? जवाब है हर देश करते हैं, जिनको भी अपना फ़ायदा दिखाई देता है। क्योंकि हम भारत के एस्पेक्ट में समझा रहे हैं आपको, तो यह समझिएगा कि भारत बहुत सारे लेन देन करता है। भारत कच्चे माल का निर्यात करेगा, कच्चे माल का मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी का निर्यात करेगा भारत। और इतना ही क्यों, भारत के अंदर देखा जाए तो कई चीज़ों का आयात किया जाता है। आप जानते हो भारत में पेट्रोल, जापान की टेक्नोलॉजी और कई सारी चीज़ों का आयात किया जाता है। तो जितना भी एक देश ने दूसरे देश को निर्यात किया, भारत ने चाहे कपड़ों का निर्यात किया, चाहे मसालों का निर्यात किया, चाहे कच्चे माल का निर्यात किया, चाहे खिलौनों का निर्यात किया, ये निर्यात है एक साल में जो भारत ने किया। ठीक उसी तरह और देशों से भारत ने आयात भी तो किया होगा। तो एक देश के द्वारा, चाहे वो देश भारत हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो या कोई भी देश हो, तो एक देश के द्वारा जितना भी दूसरे देशों को या पूरे विश्व के साथ जो भी आपने व्यापार किया है, व्यापार का मतलब ये है कि जो भी उनको आपने निर्यात किया है, जो भी उनको आपने बेचा है, उन बातों को याद रखिए। और जो भी आपने वहाँ से आयात किया है, जो यहाँ से निर्यात किया तो वो, और जो वहाँ से आयात किया है वो, अगर इन दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़ दें, मिला दें, तो उस पूरी डिटेल को जिस डायरी में आप लिखेंगे या जिस जगह पे आप लिखेंगे उसका नाम होगा भुगतान शेष। तो भुगतान शेष कहीं ना कहीं एक खाता है, एक अकाउंट है जिसके दो पाले होते हैं, ये कहें दो हिस्से होते हैं। एक जगह भारत ने किन किन चीज़ों का निर्यात किया है उन चीज़ों को रखा जाएगा, और एक जगह भारत ने किन किन वस्तुओं का कितनी मात्रा में आयात किया है उन चीज़ों का। और जब एक वर्ष बीत जाता है तो देखते भारत का निर्यात आयात है कितना। तो देखिएगा भुगतान शेष क्या दिखाता है। भुगतान शेष दिखाता है कि एक लेखा वर्ष में, मतलब एक वर्ष के दौरान एक देश अर्थात भारत के निवासी, जो भारत में लोग रहते हैं, उनके द्वारा शेष विश्व के साथ, मतलब किए गए समस्त आर्थिक लेन देनों को एक व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है, तो उस खाते का नाम क्या होता है, भुगतान शेष। यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया है, भारत, तो भारत मसालों का निर्यात करता है, चाय का निर्यात करता है, कपड़ों का निर्यात करता है, और भी चीज़ें हम बता सकते हैं। किन देशों को निर्यात करता है, तो हमने कुछ देश यहाँ लिए हैं, इनको निर्यात करता है, और भी देश आज शामिल हो सकते हैं इसमें। तो जो मात्रा भारत में ज़्यादा उत्पादन होते हैं, मसाले आप जानते हैं बहुत बड़ी मात्रा में भारत उत्पादन करता है, चाय बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, कपड़े बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, और भी वस्तुएं भारत क्या करता है, निर्यात खरीदा। और जो भी भारत ने यहाँ पर क्या किया है, आयात किया है दूसरे देशों से, तो ये जो निर्यात आयात जो है उसके ब्यौरे को, उसकी डिटेल को जिस खाते में लिखा जाता है उसका खाता क्या होता है, ए। मतलब भुगतान शेष के अंदर एक तरफ तो हम निर्यात की बात करेंगे कि देश ने कितना निर्यात किया और देश ने कितना आयात किया, ठीक है।
तो जो भी आपने निर्यात किया इस तरफ लिख दिया जाएगा, जो भी आयात किया इस तरफ लिख दिया जाएगा। अब फिर इसके बाद ये पूरा खाता क्या कहलाएगा? भुगतान शेष कहलाएगा। तो भुगतान शेष क्या? निर्यात आयात को दिखाने वाली एक डायरी का ही नाम है। चलिए अब बात करते हैं जरा भुगतान शेष के घटक के बारे में। घटक या मद भुगतान शेष आर्थिक लेन देन को दिखाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि एक देश कितना पूरे विश्व को निर्यात कर रहा है या कितना पूरे विश्व से आयात कर रहा है, उन सबको भुगतान शेष लिखता है। अब जरा इस बात को समझते हैं कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं या कौन कौन सी वस्तुएं हैं जो भारत के द्वारा पूरे विश्व को निर्यात की जाती हैं या पूरे विश्व से आयात की जाती हैं। हमारे सिलेबस में से 4 भागों बांटा गया है। पहला कहलाती है दृश्य मदें। पहली मदें है दृश्य, दूसरी मदें हैं अदृश्य, तीसरी है एक पक्षीय हस्तांतरण और चौथी है पूंजीगत हस्तांतरण। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं भुगतान शेष की पहली मद दृश्य मद। दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके। हम ऐसी वस्तुओं का भारत से निर्यात करेंगे जिसको हम देख सकते हैं, या ऐसी वस्तुओं को विदेशों से लाएंगे जिसको हम देख सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत से कपड़ों का निर्यात कर रहे हैं, दिखाई देंगी। भारत से कपड़ों के अलावा मसालों का निर्यात हो रहा है, ये दृश्य मदों में आएंगी। विदेशों से आप मोबाइल के पार्ट ले आते हो, मशीनें ले आते हो, बहुत सारे दूसरी सुविधाएं ले आते हो, कार ले आते हो। तो जब विदेशों जो आप कार लेके आ रहे हो, मशीनें लेके आ रहे हो, वो भी तो वस्तुएं हैं। तो भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया गया है या विदेशों से जिन वस्तुओं का आयात किया गया है, ऐसे जितने भी आपने एक वर्ष में निर्यात आयात किए हैं वस्तुओं के, उन सभी को हम दृश्य मदों के अंदर लिखते हैं। तो दृश्य मदें क्या है? वस्तु का निर्यात आयात है। इसके अंतर्गत भौतिक रूप में से देखा जा सकता है, मतलब वस्तुओं के भौतिक रूप का मतलब इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जिसमें आती है मशीन और औजार और कपड़े और भी चीज़ें आती हैं। अब बात करते हैं अदृश्य मदें। अदृश्य नाम में ही पता चल रहा है, ऐसी मदें जिसको देखा नहीं जा सकता। तो कौन कौन सी ऐसी मदें से देखा नहीं जा सकता? इसमें आपकी सेवाएं आती हैं। इसका कैसी सेवाएं? देखो, व्यापार करने के लिए अगर आप इंडिया में बैठे पड़े हो और आप अमेरिका में माल भेजना चाहते हो, जापान में माल भेजना चाहते हो, तो व्यापार करने के लिए आपको क्या चाहिए होगी? पेमेंट लेने देने के लिए बैंक की सुविधा चाहिए होगी। माल को यहाँ से दूसरे देश में पहुँचाने के लिए या दूसरे देश से माल लाने के लिए यातायात, मतलब ट्रांसपोर्ट की आपको रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो शिप हो चाहे वो प्लेन हो, तो यातायात सुविधा भी चाहिए होगी। बातचीत पार्टियों से करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए आपके पास संचार व्यवस्था, मोबाइल, और नहीं तो इंश्योरेंस की सुविधा। तो जो भी व्यापार करने के लिए जिन जिन सेवाओं की तुम्हें आवश्यकता है वो सभी आप ले सकते हैं। इसके अलावा और भी सुविधाएं आप ले सकते हैं। कई भारतीय लोग विदेशों में जाकर टूर करते हैं तो वहाँ के होटल यूज करेंगे। वैसे ही कई विदेशी लोग भारत में आकर रहते हैं, स्टे करते हैं, तो यहाँ की सुविधाएं यूज करेंगे। तो जो भी सुविधाएं या जो भी सेवाएं एक देश के निवासियों के द्वारा दूसरे देश में जाकर यूज की गई या व्यापार के लिए यूज की गई, उन सभी सेवाओं को हम यहाँ लिखते हैं। तो इसमें सेवाओं का आयात निर्यात होती हैं। सेवाओं की अवस्थाएं जो होती है वो भौतिक नहीं होती। यातायात, संचार, बैंकिंग इसमें शामिल है। अब आती तीसरी बात, एक पक्षीय हस्तांतरण। अब ये क्या है एक पक्षीय हस्तांतरण? अगर हम एक पक्षीय हस्तांतरण की बात करें तो इसमें ये कही जाती है कि एक देश के द्वारा कई बार दूसरे देश की मदद की जाती है। कोरोना काल में भारत ने काफ़ी सारी मदद की, दवाइयाँ भेजकर। इसी तरह कई देशों ने अनाज पहुँचाया। अगर एक देश में भूकंप आ जाए और काफ़ी लोग मारे जाए उस भूकंप में, तो आप देखते हैं विश्व के अलग अलग देश मदद के लिए हेल्प करते हैं। मतलब कोई देश दवाई भिजवाता है, कोई देश अपनी आर्मी टीम भेज देता है, कोई देश कपड़े भेज देता है, कोई देश अपना शेल्टर दे देता है।
तो जब एक देश उसकी विपदा में किसी तरह की सहायता कर रहा है, मान ली इंडिया ने श्रीलंका की मदद की उदाहरण के लिए, तो इंडिया ने कपड़े पहुंचाए या फिर कुछ भी पहुंचाए, कपड़े पहुंचाए, दवाइयाँ पहुंचाई, अपनी टीम भेजी आर्मी की, चलिए वहाँ पे सहायता करिए, जो लोग फंसे हुए हैं उनको बचाइए। तो ये जो सहायता की जा रही है इसे हम एक पक्षीय कहेंगे, क्योंकि भारत इसमें भुगतान करेगा इन सेवाओं का, लेकिन जो श्रीलंका है उसके बदले में कोई भी तरह का कोई भुगतान लौटाएगा नहीं हमें। ठीक इसी तरह कभी श्रीलंका को भी सहायता वहाँ से मिल सकती है, ऐसा अनुमान है। तो एक पक्षीय हस्तांतरण के अंतर्गत एक देश द्वारा पूरे विश्व को दी जाने वाली, मतलब आज हम श्रीलंका की मदद कर रहे हैं, कल पाकिस्तान की मदद करेंगे, फिर किसी और देश की, उसी तरह हमारी मदद हो सकती है। इसलिए बोला गया एक पक्ष, क्योंकि इसमें एक ही पक्ष देता है कि द्वारा किए जाने वाले भुगतान, जैसे दान, अनुदान, उपहार जो दूसरे देश को दिए गए हैं मुफ्त में, उन सुविधाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो चलिए अब भुगतान से इसके चौथे घटक के बारे में बात करते हैं, पूंजीगत मदें। पूंजीगत मदें क्या है? पूंजीगत मदें वे मदें होती हैं जिसका संबंध पूंजीगत लेन देन से होता है। पूंजीगत लेन देन का अर्थ क्या है सर? मतलब इसमें एक देश की पूंजी दूसरे देश में जाएगी या दूसरे देश की पूंजी किसी ढंग से हमारे देश के अंदर आएगी। हमारे देश की पूंजी दूसरे देश में कैसे जा सकती है? कई तरीके हैं। जैसे भारतीय सरकार किसी और सरकार को ऋण दे दे तो हमारे देश की पूंजी जा सकती है ऋण के द्वारा। आ कैसे सकती है? किसी और देश से हमें ऋण की प्राप्ति हो जाए तो भी पूंजी में वृद्धि हो सकती है। ठीक उसी तरह भारत के निवेशक विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में जाकर, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस के अंदर जाकर या तो संपत्ति खरीदे, गाड़ियाँ खरीदे, फैक्ट्री लगाएं, तो वहाँ पे पूंजी का निवेश करेंगे। भारत के टाटा, अंबानी आपने सुने हैं ना, अगर वो अपनी कंपनी जाकर जापान, फ्रांस, अमेरिका में लगाएं तो होगा क्या? होगा ये कि भारत की पूंजी का बहुत बड़ा भाग दूसरे देश में चला जाएगा। ठीक उसी तरह अगर कोई और देश है, कोको कोला कंपनी भारत में आती है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक देश का व्यापार दूसरे देश में करते हैं तो या तो हमारी पूंजी जा रही होती है उन देशों में, या तो उन देशों से पूंजी आ रही होती है। उन्हीं सब लेन देनों को इसमें शामिल किया जाता है। तो भुगतान शेष कि वह मदें जो एक देश की संपत्ति, परिसंपत्ति या देनदारी, परिसंपत्ति का मतलब या तो हमारे देश के अंदर पूंजी आएगी तो संपत्ति बढ़ेगी। जैसे हमारे देश का कोको कोला कंपनी आई तो उसने फैक्ट्री लगाई, मशीनें लेके आई, लेबरों को रोजगार भी दिया, खूब सारा पैसा इन्वेस्ट किया, तो संपत्ति बढ़ेगी हमारे देश की। या देनदारियों में परिवर्तन होता है, तो ये सभी लेन देन किसकी है? पूंजीगत प्राप्ति है। इसके 4 घटक हैं। ये 2 घटक देनदारियों परिवर्तन, देनदारी का अर्थ है ऋण, आंतरिक ऋण प्राप्ति। अगर मान लीजिए भारत की ही हम ले लेते हैं बात, अगर भारत अपने ही देश में केंद्रीय बैंक से लोन ले ले, केंद्रीय बैंक से क्या ले ले? ऋण प्राप्त कर ले, केंद्रीय देश से ही क्या प्राप्त करते हैं? ऋण प्राप्त कर ले, तो इसे हम आंतरिक ऋण कहेंगे। इसे भारतीय सरकार के पास ऋण का भार बढ़ जाएगा। अगर यही ऋण किसी दूसरे देश से प्राप्त किया जाए, अमेरिका से हमने ऋण प्राप्त कर लिया, फ्रांस से ऋण प्राप्त कर दिया, तो उसे हम कहेंगे बाह्य ऋण। और क्या है? पोर्टफोलियो निवेश। भारत के जो निवेशक होते हैं, भारत के जो इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनको भारतीय कंपनी में भरोसा ही नहीं है। उन्हें लगता है भारतीय कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हमें मुनाफा या फ़ायदा कम होगा, तो क्यों ना विदेशी कंपनी, अमेरिका कंपनी में पैसा लगाएं। तो खूब सारे भारतीय अपना पैसा अमेरिका में लगा देते हैं। आपने बिटकॉइन सुना होगा, भारतीयों ने खूब सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसा अगर एक भारतीय करके ना करोड़ों भारतीय ऐसा करें तो भारत की खूब सारी पूंजी उस देश में चली जाती है। तो पोर्टफोलियो निवेश क्या है? घरेलू निवेशकों द्वारा शेष विश्व के शेयर बाजार में जो पूंजी लगाई जाती है। और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो मैं बताया था मैंने आपको, जो रिलायंस के द्वारा या टाटा के द्वारा खूब सारा पैसा उत्पादन क्रियाओं में दूसरे देशों में लगाया जाए। तो ये सभी लेन देन आप देख रहे हैं, ये सभी लेन देनों को हम
पूंजीगत मदों में शामिल करते हैं। चलिए बच्चों, अब ये देखते जरा एक बार कि क्या है भुगतान शेष खाते के घटक। देखो, भुगतान शेष बड़ा अच्छी तरह भी हम समझा। तो भुगतान शेष खाते के घटक को हमने दो खातों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। एक भुगतान शेष का होता है चालू खाता, ये पहला घटक होता है, और दूसरा होता है भुगतान शेष का पूंजीगत खाता। हम डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। भुगतान शेष के चालू खाते में आता है दृश्य मद, जिसमें हम वस्तुओं का निर्यात आयात शामिल करते हैं। दूसरा इसमें हम लिखते हैं अदृश्य मद, जिसमें हम सेवाओं का आयात निर्यात लिखते हैं। इसमें वस्तु आती है और इसमें सेवाएं आती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एक पक्षीय हस्तांतरण, जिसमें आप एक देश की क्या करते हैं, मदद करते हैं, दान देते हैं, अनुदान देते हैं। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। पूंजीगत खाते की अगर बात करूँ तो ये चार घटक मिला दीजिए तो क्या बन जाता है, पूंजीगत खाता। आंतरिक ऋण में आप आरबीआई से ऋण लेते हैं, केंद्रीय बैंक से। बाह्य ऋण में आप किसी दूसरे देश से ऋण लेते हैं। पोर्टफोलियो निवेश, जिसमें हमने बताया था कि एक देश के द्वारा पूरे विश्व में जो अलग अलग शेयर मार्केट हैं उनमें जो पैसा हम निवेश करते हैं। और एक पक्षीय का मतलब क्या होता है, अपने देश के व्यापारी बिजनेसमैन शेष विश्व में जाकर पैसा इन्वेस्ट करेंगे, अपना बिजनेस सेटअप करेंगे। तो इन सभी को बातें जोड़ें तो पूंजीगत खाता होती है। एक मज़ेदार चीज़ क्या है कि बीओपी हम कहते हैं इसको, भुगतान से इसको भुगतान से जाता हमेशा लेखांकन की दृष्टि से संतुलित होता है। अब ये संतुलित कैसे होता है ये हम आगे स्टडी करेंगे, लेकिन संतुलित होता है ये पूरा। चलिए एक बार देखते हैं संतुलित भुगतान शेष क्या है। चालू खाता हमने पढ़ लिया है। तो जब भुगतान शेष के चालू खाते और पूंजीगत खाते, जो भी इनका आंसर निकलेगा, जब उन दोनों खातों के आंसर को आप टोटल करेंगे तो उनका टोटल क्या मिलना चाहिए, शून्य। तो चालू खाता और पूंजीगत खाता जोड़े तो उनसे आंसर क्या मिलना चाहिए, शून्य। तो ऐसे को संतुलित भुगतान शेष कहेंगे। लेकिन अगर शून्य ना मिले तो उसे असंतुलित कहेंगे। भुगतान शेष के चालू खाते पूंजीगत खाते का योग शून्य नहीं होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था भुगतान शेष तो हमेशा संतुलित होता है। अरे होता नहीं, किया जाता है। कैसे? अगर मान लो भुगतान शेष में हो गया घाटा, तो सरकार के पास, आरबीआई के पास एक कोष होता है, उसे सरकारी कोष या एसडीआर कहते हैं, स्पेशल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। स्पेशल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। तो उससे क्या कहता है, भुगतान शेष में जितना भी घाटा हुआ है सरकार उसमें अपना पैसा इस कोष से निकाल के लगा देगी। मतलब जो भी इसका फंड पड़ा होगा सरकार के पास, आरबीआई के पास, उस फंड को यूज कर लेगी भुगतान शेष घाटे को पूरा करने में। जितना घाटा हुआ, 10 लाख का घाटा हुआ, 10 लाख लगा दिए, पूरा हो गया घाटा। लेकिन मान लो भुगतान शेष का यार फायदा में आ जाता है। फायदा कब होगा, जब आपका निर्यात बहुत ज़्यादा हो और आयात कम हो। निर्यात अगर देश का ज़्यादा हो और आयात कम हो तो घाटा की जगह फ़ायदा होगा। वो फ़ायदा जो बचेगा आपका, उस फायदे को उसी सरकारी कोष में डाल दिया जाता है जहाँ से आपने घाटा पूरा किया था। तो घाटे में सरकार आरबीआई से पैसा लेके लगा देगी भुगतान शेष में सरकारी कोष से, और फायदे की स्थिति में उसको वापस डाल देगी। ऐसा करके भुगतान शेष क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। घाटा हुआ तो लगा दो, फायदा हुआ तो जो फायदा हो उसमें डाल दो। एक खास बात है, जो मद या सरकारी कोष भुगतान शेष के घाटे को पूरा करता है उसे हम समायोजक मदें कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो समायोजक मदें वे मदें होती हैं जो भुगतान शेष के घाटे को पूरा करती हैं। ये बात ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं हम व्यापार शेष की। व्यापार शेष है क्या, भुगतान शेष का ही एक भाग है। भुगतान शेष में आप क्या लेते थे, चालू खाता, पूंजीगत खाता, और चालू खाते में दृश्य मद, अदृश्य मद, एक पक्षीय हस्तांतरण और पूंजीगत की बहुत सारे आइटम्स। लेकिन इतना लंबा कहानी इसकी नहीं है। व्यापार शेष में आप सिर्फ क्या लेते हैं, दृश्य मद। दृश्य मतलब वस्तुओं का ही निर्यात आयात इसमें आप लेते हैं। इसमें दृश्य मदों का निर्यात और दृश्य मदों के आयात का अंतर होता है।
मतलब यहाँ पे दिखाया गया कि भारत ने अगर निर्यात किया 800 करोड़ का और आयात किया 600 करोड़ का, तो 200 करोड़ जो निकलेगा आपका वो क्या कहलाएगा? व्यापार शेष। तो निर्यात आयात को घटाइए, जो व्यापार शेष आपका निकल जाएगा। संतुलित व्यापार शेष कब होगा? सिंपल सी बात है, जिस दृश्य मदों का निर्यात और आयात क्या हो? बराबर। संतुलित मतलब क्या होता है? बराबर होना। तो निर्यात आयात यहाँ पे क्या रहेगा? बराबर रहेगा। जबकि असंतुलित में क्या होता है कि यहाँ पे निर्यात और आयात बराबर नहीं होता है। तो निर्यात आयात बराबर नहीं होगा तो इसकी दो स्थितियाँ बनेगी, या तो हमें बचत होगा व्यापार में या तो घाटा। तो बचत कब होगा? जब आपका निर्यात ज़्यादा हो, आयात कम। और घाटा कब होगा? जब आयात ज़्यादा हो, निर्यात कम हो। तो एक बार इनको आप रिवाइज करेंगे और देखेंगे हम कैसे इसको और कंप्लीट करेंगे। और बिल्कुल बेहतर ढंग से समझा दिया गया है, और देखेंगे तो और इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस के करेंगे भी।